अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM नादिया मिर्जा एंड आई एम नादिया मिर्जा। नाज़रीन, 2016 का सूरज अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ गुरूब हुआ और उसके गुरूब होने के साथ ही 2016 का इख्तिताम भी हुआ। 2016 साल खत्म हुआ और वो अपने साथ वो तमाम चीजें भी लेकर खत्म हो रहा है, ये खत्म होने वाला है। जब हम बात ये करते हैं कि इस मुल्क में 2016 में सियासत में क्या क्या हुआ, मईशत में क्या क्या हुआ, उसके अलावा जो अगर हम 2016 की बात करें तो फुल ऑफ हैपनिंग ईयर था। अगर मैं उसके गिनवाने लग जाऊं इवन तो मैं ख्याल बहुत तवील फहरिस्त हो जाएगी, लेकिन बहुत बहरहाल सियासत के हवाले से बड़ा हैपनिंग ईयर रहा। जरदारी साहब जो पिछले 2015 में दुबई चले गए थे वो वापस आ गए। कराची में एक नई सियासत ने जन्म लिया। अल्ताफ हुसैन के अहद का बज़ाहिर खात्मा हुआ, 22 अगस्त का वाकया हुआ। कराची के हवाले से अगर हम बात करें तो मुस्तफा कमाल वापस आए, उन्होंने अपनी एक नई जमात का ऐलान किया। PTI की अगर मैं बात करूं तो वो वही अपनी अपोजिशन की एजिटेशन की सियासत की जो उनकी एक रिवायत है उसको उन्होंने बरकरार रखा। अगर मैं हुकूमत की बात करूं तो हुकूमत में वही चीजें चलती रही, अनसर्टेनिटी भी चलती रही, बहुत सारे ऐसी चीजें भी आती रही जिस पर उनको अपोजिशन का सामना भी करना पड़ता रहा, लेकिन बहरहाल वो अपनी तमाम तर तवानाइयां सर्व करते हुए वो उसी तरह से चल रही है तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिनके बारे में बड़ी चीजें थी कि जिनको एक्सटेंशन मिलेगी वो एक्सटेंशन लिए बगैर बड़ी अच्छी एक रिवायत उन्होंने कायम की और उन्होंने भी अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर उन्होंने अपनी रिटायरमेंट, ये तमाम चीजें हुई। लेकिन जरूरत है कि 2016 के इख्तिताम पर हम ये अहद भी कर लें कि जो हमसे गलतियां हुई हैं वो आगे नहीं होंगी, और उनका आदा भी कर लें कि जो हमसे गलतियां हुई हैं अगर उनका हम अकाउंटेबिलिटी ना सही लेकिन अगर जिक्र कर लें तो मेरे ख्याल है कुछ गलत नहीं होगा। 2016 के साल पर एक नजर डालेंगे आज इस साल के 2016 के आखिरी प्रोग्राम में जो सीनियर पैनलिस्ट हैं उनसे मैं आपका तारुफ यहाँ पर करा दूंगी, फिर बात कर लेंगे कि क्या खोया है और क्या पाया है। आसमा शिराजी साहिबा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है एंड आई एम ग्लैड एंड आई एम ऑनर्ड कि वो मेरे साथ यहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम आसमा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। पॉलिटिकल एनालिस्ट, डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर। फवाद चौधरी साहब, मैं उनको PTI के वो स्पोक्स पर्सन है लेकिन आज मेरे प्रोग्राम में वो सीनियर एनालिस्ट की कैपेसिटी में मेरे साथ मौजूद हैं, अगर वो माइंड ना करें तो। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। आसमा शिराजी, मैं आपसे शुरू करूंगी। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे वन लाइनर में आप इसको सबब कर दें कि कैसा रहा साल 2016 सियासत के एतबार से, मुल्की सियासत के एतबार से, आप सबब कैसे करना चाहेंगी, वन लाइनर मुझे कैसे देंगी? देखिए, ये 2016 काफी हैरान कुन था और सिर्फ कौमी सतह पे नहीं बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पे भी। जैसे ब्रेक्सिट हुआ, बरतानिया यूरोपीय यूनियन से निकल गया, इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बन गए जो कि बहुत ही सरप्राइज था, बहुत बड़ा सरप्राइज था। पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान में एहतसाब, धांधली की सियासत जो है वो एहतसाब में कन्वर्ट हो गई, और जो दूसरा धरना हुआ खान साहब का वो एहतसाब के लिए हुआ पनामा लीक्स पे। और यही जो पनामा लीक्स है ये 2017 में जो डोमिनेंट रहेगा 2016 की ये जीनत बना रहा, और मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ी हैपनिंग थी पाकिस्तान के अंदर जो 2016 के हवाले से थी। और आलमी सतह के ऊपर भी बहुत सारे जो रहनुमा इसकी ज़मरे में इसके जो उसके अंदर आए हैं, लपेट में आए हैं। सो 2017 जो था फुल ऑफ सरप्राइजेस था, बहुत हैपनिंग्स थी, बहुत ज्यादा एक्टिव था, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं इंगेजमेंट्स रही हैं इसके अंदर। और मेरे नजदीक 2016 कोई बहुत ज्यादा अच्छा साल नहीं रहा किसी भी एतबार से, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की सियासत में एहतसाब पे जो अब आई है बारी और अपोजिशन एहतसाब के लिए इकट्ठी हो रही है, ये बहुत हौसला अफजा है। मेरा ख्याल है 2017 में ये मतलब आपको ये लग रहा है कि एक नई रिवायत कायम हो रही है कि हम कम से कम एहतसाब की बातें तो कर रहे हैं, एहतसाब बिल्कुल एहतसाब की सिर्फ बातें नहीं कर रहे बल्कि उसके ऊपर आगे भी बढ़ना है, अब बढ़ना है। एग्जैक्टली। अच्छा फवाद चौधरी साहब, मुझे आप जरा बता दीजिएगा कि मैं आपसे यही बात कर रही हूँ, जिस तरह से जो फुल ऑफ हैपनिंग्स तो आसमा ने कहा, लेकिन उसके साथ साथ मेन चीज जो जाननी है, हम एहतसाब की बातें तो कर रहे हैं। हमने देखा न्यूज गेट आया और न्यूज गेट अभी भी बातें होती रही कि जी हम इसके असल मुजरिमों तक पहुंचेंगे, असल जिम्मेदारों तक पहुंचेंगे, मामला वहीं का वहीं है। अप्रैल में तकरीबन पनामा लीक्स की बात हुई, वो अभी
अभी भी एक उसको भी एक टूल मिला हुआ है, उस पर भी बातें हो रही हैं, अब एक नया बेंच भी उस पर बन गया है। इसी तरह से जैसे ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब है वो भी अभी कंटिन्यू है, कराची ऑपरेशन वो भी अभी कंटिन्यू है। 2016 को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या बहुत सारी चीजें 2016 के खत्म होने के साथ साथ अपने किसी न किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचनी चाहिए थी और नहीं पहुंच सकी? किस तरह से देखेंगे आप 2016 को? देखिए, जाहिर है कि हर नए वक्त के साथ एक उम्मीद रखनी चाहिए और उम्मीद जो है वो बेहतरी की होनी चाहिए। अगर आप देखें तो जो 2016 का जो सबसे कह लें कि अगर इंटरनेशनली तो सबसे जो मेरे ख्याल में बुरी बात रही है वो राइट विंग का राइज है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप हो और मुस्लिम दुनिया में, खैर मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है वो तो है ही। पाकिस्तान में डेफिनेटली आई विल एग्री विद आसमा, जो पैनामा का इशू है वो सबसे बड़ा इशू रहा है और ये भी एक इंटरनेशनल स्कैम है, जाहिर है कि। और आप देखें कि आज जब आप ये प्रोग्राम कर रही हैं तो कुछ देर पहले चीफ जस्टिस साहब ने जो 2 नए बेंचेस तश्कील दिए हैं, तो लग यूं रहा है कि पहले हफ्ता ही जो 2017 का है उसमें पैनामा पेपर्स का केस दोबारा शुरू होगा। तो लिहाजा अगर ये कहा जाए कि इस साल का वो वाकया जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट करेगा 2017 को, तो वो तो यकीनी तौर के ऊपर पैनामा पेपर्स ही रहेगा। अच्छी बात जो हुई है, जिस पर बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहिए जनरल राहील शरीफ को, पाकिस्तान की फौज को, वो ज़र्ब-ए-अज़ब है जो बड़ा कामयाब हुआ और उसके से जो टेररिज्म है पाकिस्तान में उसमें एक बड़ा ज्यादा फर्क पड़ा है। अल्लाह का शुक्र है, मजीद मुकम्मल खत्म नहीं हुआ लेकिन उसमें बहुत फर्क पड़ा है। और अब जो असल मामला है एक्सट्रीमिज्म का, जिसकी तरफ हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि 2017 में हम एक्सट्रीमिज्म से भी निपट सकेंगे जिस तरह से हमने टेररिज्म से निपटा है। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एहतसाब का मामला शुरू हुआ है वो इख्तिताम पे तक जाता है, मंतकी इंजाम तक पहुंचा या नहीं, और हम इलेक्शन करा पाते हैं 2017 में या नहीं। इलेक्शन 2017 में? बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो इलेक्शन 2017 में होनी चाहिए। आप अच्छा आप शेख रशीद तो नहीं बन रहे फवाद चौधरी माजरत के साथ? शेख रशीद से भी माजरत और आपसे पता नहीं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इलेक्शन की बात तो जरा मैं आसमा से कर लूंगी कि आसमा इलेक्शन 2017 में चाहती हैं या आसमा इलेक्शन 2018 में चाहती हैं, लेकिन जो टेररिज्म की बात हुई तो फवाद ये कह रहे हैं कि हमें एक्सट्रीमिज्म से निमटना है जिस तरह से हम टेररिज्म से निमट चुके हैं। आपको लगता है हम टेररिज्म से वाकई निमट चुके हैं? क्या जो ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब है वो इतना कामयाब ऑपरेशन अब तक इस स्टेज तक इतना है कि हम ये कह सके कि वी हैव डील विद टेररिज्म, या भी कुछ मराहिल बाकी है? क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि वो ऑन गोइंग ऑपरेशन है, उसमें अभी मंतकी अंजाम जिसको हम लॉजिकल एंड कहते हैं उस पर पहुंचना अभी शायद अभी थोड़ा सा उसमें वक्त है। इसी तरह से कराची ऑपरेशन लॉजिकल एंड तक उस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं, और खासतौर पर सवाल जिस तरह से हम क्रेडिट तो दे रहे हैं जनरल राहील शरीफ साहब को, लेकिन उनके जाने के बाद जो सवाल उठ रहे थे उसमें मजीद इजाफा हुआ है। आप इसको किस तरह से सम अप करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये कहूँगा 2016 में जो 2 मेन इश्यूज ने डोमिनेट किया पाकिस्तान के अपना हमारे नेशनल सीन को, उसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी हुआ। एक तो जाहिर बात है वॉर ऑन टेरर और दूसरा ये पनामा लीक्स वाला मामला था। वॉर ऑन टेरर के हवाले से देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो एक चीज बड़ी जिसने क्लियर हमें कामयाबी मिली वो था कि फाटा और स्पेशली नॉर्थ वजीरिस्तान जो है, नॉर्थ वजीरिस्तान जिसके लिए स्पेसिफिकली ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब लॉन्च किया गया था 15 जून 2014 को, फाटा और नॉर्थ वजीरिस्तान हमने मुकम्मल तौर पे लिबरेट किया और वहां से दहशतगर्दों को निकाल के जो मारे गए, जो पकड़े गए और कुछ भाग के अफगानिस्तान की तरफ चले गए। तो फाटा में पूरी स्टेट ऑफ पाकिस्तान की रिट जो है वो उस लिहाज से कायम हुई। गो के अभी मैं समझता हूं कि कहीं में इक्का दुक्का आप देखेंगे 2017 में भी कोई थोड़े छोटे मोटे वो कोशिश करेंगे, अफगानिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके आएंगे, कोई हमले करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ओवरऑल फाटा में मेरा ख्याल है हमने और शुमाली वजीरिस्तान में कामयाबी क्लियरली हासिल की है। ब्रिगेडियर साहब एक सेकंड, ब्रिगेडियर साहब माजरत, इसी से अगर मैं एक सवाल आपसे करूं, ज़मीनी सवाल। आप कहते हैं कि जी हमने जो कामयाबियां हासिल की वजीरिस्तान फाटा तो तमाम लोग अफगानिस्तान चले गए। अब यहाँ पर फिर बॉर्डर मैनेजमेंट की बात आ जाती है कि हम कितने तक कामयाब हुए और कितनी हम गारंटी ये कर सकते हैं या करेंगे या कर सके कि जी वापस नहीं आएंगे, इनका कम बैक नहीं होगा अफगानिस्तान से? जी देखें, ये आप उसके बाद जो फॉलो अप एक्शन
हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं 2017 में कि बॉर्डर सिक्योरिटी आपकी कितनी और बेहतर होती है, बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर होती है। अफगानिस्तान के साथ हमारे जो स्ट्रेन ताल्लुकात हैं जो फॉरेन पॉलिसी के रेल में भी आते हैं, वहां पे जो अफगानिस्तान और रॉ का जो नेक्सस जो आपके खिलाफ फाटा में भी काम करने की कोशिश, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा दोबारा 2017 में, इंक्लूडिंग बलूचिस्तान एंड कराची, तो वो तो हमारे चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस 2017 में वो चलते रहेंगे। लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से देखिए एक बात है, वहां पे कामयाबी हुई है, सिक्योरिटी सूरत बेहतर हुई है। सीपैक का पहला कॉन्वॉय जो है वो आपके ग्वादर पोर्ट तक पहुंच गया। हम उसका शायद जिक्र करना भी भूल गए। सीपैक एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट, जिसमें पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, पाकिस्तान की जो मईशत है वो बड़ा डिपेंड कर रही है। बट अगेन आई कम बैक टू पॉलिटिक्स। यहाँ पर हम अगर पनामा को जो एक बहुत बड़ा इशू 2016 का सबसे बड़ा इशू करार दे रहे हैं, उसको हमारी जो अपोजिशन है, मैं अपोजिशन इस सब पीपल्स पार्टी को काउंट नहीं कर रही माजरत के साथ, मैं अपोजिशन काउंट कर रही हूँ सब पीटीआई को। तो जो हमारी पीटीआई अपोजिशन है उसने भरपूर कोशिश की कि पनामा लीक्स का कुछ न कुछ एंड निकले, एंड रिजल्ट सामने आए और उसमें जो असल जिम्मेदार हैं उनके नाम भी सामने आए और उन पे सबूतों के साथ सामने आए। लेकिन बजाहिर फिलहाल सो फार वो इसमें कामयाब नहीं हुए। लेकिन अगर वो कामयाब नहीं हुए तो क्या हुकूमत वक्त जो इस मसले को पहले तो टालम टोल से काम ले रही थी, फिर उसको एक्सटेंड डिले टैक्टिक भी यूज करी थी, अगर अपोजिशन नाकाम हुई है तो क्या हुकूमत कहीं ना कहीं कामयाब हुई है? और हुकूमत की टैक्टिक्स 2016 में बजाहिर उसकी कामयाबी को हम काउंट कर सकते हैं? मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, यही सवाल करूंगी आसमा चौधरी से। जब हम वापस आएंगे आसमा शिराजी साहिबा से हम यही सवाल करेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आसमा जो मैं बात कर रही हूँ अपोजिशन की, जब मैंने पीटीआई की बात की, जिसको ये क्रेडिट हम देते हैं कि पनामा इशू को उसने बहरहाल जिंदा रखा, वो उससे निमटने में नाकाम रही, तो क्या ये कामयाबी थी पीएमएल-एन की हुकूमत की? मैं नहीं कह सकती कि ये उनकी कामयाबी थी या नाकामी थी। ये बहुत अपोजिशन ने बहुत अच्छा स्टांस इसके ऊपर रखा है, क्योंकि पनामा लीक्स का जो मामला था उस पे हुकूमत की तरफ से यानी वजीर आजम के ऊपर इल्जामात लगे और बहुत सारी चीजें एक्सपोज भी हुई। सो इसमें किसी की कामयाबी या नाकामी नहीं हुई है। अपोजिशन ने जिस तरह से ये खास करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दबाव डाला, उससे एक चेक एंड बैलेंस का बड़ा ही खूबसूरत जो बैलेंस का जो उसूल है जो सियासत के अंदर और पार्लिमानी सियासत के अंदर बड़ा जरूरी होता है, वो उभरा है। दूसरी तरफ अगर हम धरने की तरफ देखें तो धरना उस तरह तो कामयाब नहीं रहा जिस तरह से हम 2014 को कहते हैं। उसमें चूंकि वो धांधली पे था, ये एहतसाब के ऊपर था, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये कामयाब हुआ उनका धरना, लेकिन नाकाम भी नहीं हुआ मेरे नजदीक। और कामयाबी हुकूमत के लिए भी नहीं हुई और नाकामी भी नहीं हुई, ये दोनों तरफ से, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बेंच बना दिया और हुकूमत को जाहिर है कि डिफेंसिव होके खेलना पड़ा इस पूरे मामले के ऊपर। मैं अगर सुप्रीम कोर्ट के बैन से पहले की बात करूं, मतलब मैं 2 नवंबर वाली बात करूं जिसमें इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की बात हो रही थी, और लेकिन उससे पहले अगर जिस तरह से हुकूमत ने इसके साथ डील किया, लाइक कभी उन्होंने कौम से खिताब करने में आफियत समझी, कभी उन्होंने पार्लियामेंट में खिताब किया और फिर ये कहा अदालत में बात आई कि जी वो तो एक सियासी बयान था। फिर जिस तरह से वो उसने डिले किया, TORs के लिए कमेटीज बनती गई, उनके सेशंस होते गए, वो भी डिले होते चला गया। तो मैं इस हवाले से बात कर रही हूँ कि आपको लगता है कि ये तमाम चीजें हुकूमत के फेवर में हुई, उससे हुकूमत को टाइम बाय किया उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा उनको इस चीज ने फेवर किया, क्योंकि जितनी अपोजिशन तकसीम हुई उतना हुकूमत को फायदा हुआ। और अपोजिशन जब तक TORs के लिए पार्लियामान के अंदर थी, पीपल्स पार्टी के साथ थी, यानी पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिलके काम कर रहे थे, तो ये बहुत ही उनके लिए बेहतर था। और पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसे लग रही थी कि आगे जाके हुकूमत को बहुत इस पे घुटने टेकने पड़ेंगे। लेकिन फिर खान साहब की सोलो फ्लाइट हुई और उसकी वजह से काफी चीजें गड़बड़ हुई हैं। अभी जो सूरत हाल है, यानी 2016 खत्म हुआ है, 2017 जैसे शुरू हुआ है, तो बेंच के साथ साथ जो फवाद साहब ने कहा, अपोजिशन की एक डिवाइड जो है वो भी खत्म होती नजर आ रही है। और बहुत हौसला अफजा जो स्टेटमेंट था वो कल खान साहब ने दिया कि वो पनामा लीक्स के ऊपर इत्तेहाद करने को तैयार है और उनको किसी किस्म की कोई इसके अंदर जो है वो अना या कोई जिद इसके अंदर नहीं है। बिल्कुल सही है, पनामा पे बात होती रहेगी। लेकिन दूसरी एक और डॉन लीक्स का भी हमने सुना, जिसपे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे उनको वो बजाय उनसे इस्तीफा भी ले लिया गया। डॉन लीक्स का भी कोई एंड अभी तक सामने नहीं आया। ब्रिगेडियर साहब, अगर मैं आपसे ये बात करूं, क्या वो भी एक किस्सा पारीना हम उसको समझ लें, या उसमें आप आने वाले वक्त में देख रहे हैं कि उसमें कोई पेशरफ्त होगी? क्योंकि उसमें भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई, वो भी इसी तरह से पेंडिंग में है 2016 में।
नहीं, मैं समझता हूँ डॉन लीक्स या पीएम गेट जिसको मैं कहता हूँ, ये एक अनफिनिश्ड एजेंडा है, इशू है 2016 का। ये भी कैरी फॉरवर्ड हो गया 2017 में। 7 जनवरी को जो 1 महीने की एक्स्ट्रा मोहलत दी गई थी, एक्सटेंशन डॉन इस इंक्वायरी कमेटी को, वो 7 जनवरी को वो 1 महीना वो भी पूरा हो रहा है, और उसके बाद जनवरी में मेरे ख्याल अब रिपोर्ट आनी है। तो लिहाजा चाहे पनामा लीक्स हो, चाहे ये डॉन लीक्स वाला मामला हो, ये दोनों इश्यूज जो है बिल्कुल ये अगर अपने मंतकी अंजाम तक जाते हैं, जिस तरह के हम सुन रहे हैं कि जो एविडेंस, खासकर डॉन लीक्स के केस में मैं बात कर रहा हूं, जो डॉन लीक्स ने एविडेंस ऑलरेडी हुकूमत को दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को भी फारिग किया, तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा क्राइसिस बन सकता है अगर वाकई बुक के मुताबिक जो है, और विदाउट एनी बायस अगर वो कमेटी जो है अपनी फाइंडिंग और रिकमेंडेशन दे। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2016 में देखिए, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान की जो रूलिंग फैमिली है, शरीफ फैमिली, खासकर नवाज शरीफ साहब, देखें ये बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुए पनामा लीक्स में। ये कभी सोच नहीं सकते इनके साथ ये हो गया 2016 में। और जो मैं समझता हूं 2016 वाज अ वेरी बैड ईयर फॉर नवाज शरीफ साहब, क्योंकि उसमें वो चंद हफ्ते वो लंदन में बीमार भी रहे, फिर वो अपना ये सारे टीआर वाले इशू रहे, और पावर प्ले हुआ उनकी आपस में, फैमिली के अंदर डिवीजन आई, उनकी पार्टी के अंदर वो चीजें भी सामने आई। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान की आवाम ने ये देखा कि उनके वजीर आजम ने 2 खिताब जो उन्होंने नेशन को किए, वो दोनों खिताब में और पार्लियामेंट की फ्लोर पे उन्होंने हकायक को छुपाया पाकिस्तान की आवाम से। अब ये पाकिस्तान की आवाम जो ये चीज नहीं भूलने लगे कि उनके लीडर ने, उनके प्राइम मिनिस्टर ने जनाब उनसे गलत बयानी की। मैं लाइव और वो झूठ वाला लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, सिंपली आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने देख लिया जो सबूत पेश किए गए, और किस तरह जनाब सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील ने कहा कि जनाब हमारे पास कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई जवाब हमारे पास नहीं है, हम तो पर्चों पे करते थे। एक किस्म के उन्होंने अपनी जो डिफीट है उसको एक किस्म का एक्सेप्ट किया। तो ये अवाम ने देखा है और उसके बड़े इंपैक्ट होंगे। अब देखते हैं 2017 में। और मैं आपको बता दूं, अगर कमीशन भी बनता है या सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग कुछ दिन चलती, कुछ हफ्ते चलती हैं, तो ये शरीफ फैमिली की ह्यूमिलिएशन, उनकी रुसवाई जो है वो चलती रहेगी, ये अपना पनामा लीक्स के हवाले से। ठीक है, मैं जरा पनामा लीक्स पे तो फवाद चौधरी ने काफी बात की है, लेकिन उसके साथ साथ डॉन लीक्स के हवाले से ही बात कर लूं, उसके बाद पीपल्स पार्टी की सियासत, कराची की सियासत पे भी हम यहाँ पर बात करेंगे। फवाद, ये जो बात हो रही है ना डॉन लीक्स के भी लॉजिकल एंड की तरफ, वो ये जैसे से कह रहे हैं कि कैरी फॉरवर्ड होगा 2017 में, लेकिन फिर अगेन जो मैं वो बात कर रही हूँ कि अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि DGISI तब्दील हो चुके हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो जा चुके हैं, और कहा यह जाता है कि उनके लिए ये ज्यादा मेजर कंसर्न था। अब नई आने वाली लीडरशिप या मिलिट्री लीडरशिप के लिए शायद इतना ना हो। आप किस तरह से देखते हैं, इतना ही सीरियस मैटर नई मिलिट्री लीडरशिप के लिए भी है जितना जाने वाली के लिए रहा? अभी तक तो नहीं लगा। अभी तक तो जो नए आर्मी चीफ आए हैं और नए जो DGIS आए हैं, उन्होंने कोई इसके ऊपर अपना कोई बड़ा कंसर्न नहीं जाहिर किया, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये मामला जो है वो डाई डाउन भी करता जा रहा है। फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं उनकी जरूर कुर्बानी हुई है, अगरचे मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि वो भी काफी उस वक्त बुरे हालात में उनके साथ खड़े हुए थे। नवाज शरीफ साहब ने इससे पहले मुशाहिदुल्लाह साहब को भी घर भेज दिया था। तो देखते हम यही हैं कि जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब पे आता है वक्त, वो आमतौर पर अपने साथियों को फौरन डिच करते हैं और वो परवाह नहीं करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। मुझे तो लगता है कि उन्हें खड़ा होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल एक इज्तिमाई जिम्मेदारी थी, और सबको पता है कि जो खबर है वो कहां से लीक हुई थी और किसको बचाने की कोशिश हो रही है। जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का मीडिया सेल है वो कौन चलाता है? वो परवेज रशीद साहब तो नहीं चलाते, वो तो जो चलाता है उसका सबको पता है। वो लेकिन अभी देखना यही है कि आर्मी चीफ और नए DGISI जो है वो इसके ऊपर जो है वो इसके एक इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम समझते हैं और उसको लेके आगे चलते हैं या नहीं चलते, ये तो फौज का एक अपना इंटरनल डिसीजन होगा, हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं। लेकिन हमें ये जिस तब्दीली के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपसे ये सवाल किया, उसी तब्दीली के कॉन्टेक्स्ट में जरदारी साहब की वापसी भी हुई। आप जरदारी साहब की वापसी को इसी तब्दीली के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं फवाद? जरदारी साहब की वापसी तो मुझे समझ नहीं आई कि क्या हुआ है। और वो जब आए हैं तो वो गए थे, वो जब तो उस वक्त जाहिर है कि उनके ताल्लुकात खराब हुए थे, आपको याद होगा छापे हुए पड़ रहे थे तो वो बाहर गए थे। अब आए हैं तो उस दिन फिर अनवर मजीद साहब के ऊपर जो है उनके ऑफिस के ऊपर छापे पड़े हैं। तो इससे एक जो है वो तो जाहिर है कि इसका जो उनका आना है
وہ لگ رہا ہے کہ جس امیدوں پہ وہ آئے تھے وہ تو پوری نہیں اتری ہیں. اور اب دیکھنا آگے یہ ہوگا کہ جو انہوں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے, کیا وہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ اس پہ قائم رہتے ہیں یا وہ بدلیں گے. کیونکہ فرینکلی تحریک انصاف کی حیثیت سے تو نہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ تو پیپلز پارٹی کا انٹرنل پرابلم ہے, لیکن جو ایک سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے مجھے تو ظاہر ہے کہ ان کے آنے سے سب سے زیادہ نقصان نواز شریف صاحب کو یا عمران خان کو تو نہیں ہوا, سب سے زیادہ نقصان تو بلاول بھٹو صاحب کو ہوا ہے. جو ایک پارٹی میں اتھارٹی لگ رہا تھا کہ ان کو مل رہی ہے, وہ اتھارٹی متاثر ہوئی. تو ابھی تو پیپلز پارٹی کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس نے سیٹل ڈاؤن ہونا ہے کہ وہ کیسے سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مجھے ایک اور بریک دیجیے گا آسما, اجازت کہ میں ایک اور بریک لے لوں. جیسے میں واپس آتی ہوں مختصر سے بریک کے بعد, تو پھر میں یہاں پر بات کروں گی پیپلز پارٹی کے لیے 2017 کس طرح سے بہتر ہوگا, 2016 زرداری صاحب کی واپسی پیپلز پارٹی کے لیے کتنی بہتر ثابت ہوئی ہے یا بہتر ثابت ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی پالیٹکس جو میں خیال ہے 2017 میں اگر سب سے زیادہ کہیں آپ نے ایک جس کو اگر میں کہوں کہ بالکل اٹھا پٹک ہو گئی ہے تو وہ شاید کراچی کی پالیٹکس میں ہوئی ہے. اس کا کیا امپیکٹ ہوگا 2017 میں اور 2016 میں ہوا کیا؟ مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں. جنہوں سے پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. تو بات کر لیتے ہیں یہاں پہ سندھ کی سیاست کے ساتھ ساتھ ذکر ہوگا یقیناً پیپلز پارٹی کا, اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی پالیٹکس یعنی ایم کیو ایم کا ذکر ہوگا, اور ایم کیو ایم کے ساتھ ساتھ پی ایس پی, پھر ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن. کل ہی ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم پاکستان نے اپنا ایک بہت بڑا جلسہ بھی کیا, لیکن وہ کیا واقعی اتنا بڑا جلسہ تھا اور وہ اپنی حیثیت کو منوانے میں کیا کامیاب ہو گئے. آسما, پہلے ذرا میں اگر پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ سے پہلے بات کر لوں, جو ہم فواد سے بھی بات کر رہے تھے کہ زرداری صاحب کی واپسی آپ کس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں, ان کو گرین سگنل مل گیا تھا؟ میرا خیال ہے کہ بہت آبویس ہے, بالکل گرین سگنل ملا ہے. جیسے ہی عسکری قیادت تبدیل ہوئی ہے, زرداری صاحب نے جو اینٹ سے اینٹ پہ جانے والی باتیں کی تھی اس کے بعد ہی وہ گئے تھے اور ایک ہفتے کے اندر اندر چلے گئے تھے. سو یہ تو بہت ہی آبویس ہے کہ وہ کیوں گئے تھے اور بہت ہی آبویس ہے کہ وہ کیوں آئے ہیں. صرف 13 دن کے بعد ہی جنرل راحیل کے جانے کے بعد وہ آئے ہیں, لیکن ان کو ظاہر ہے پرابلمز فیس کرنا پڑ رہی تھی اور بہت سی پرابلمز ان کو ہوئی تھی. اسٹیٹمنٹ بھی ان کے خیال میں ایک پرابلم کا ہی حصہ تھی. جو فواد صاحب نے بات کی ہے نا, بڑی امپورٹنٹ ہے, اس کو اگنور نہ کرے. 2017 کے الیکشن کی بات کی ہے انہوں نے. سو 2017 ہو سکتا ہے کہ الیکشن کا سال ہو, ہم کوئی بھی پیشن گوئی نہیں کر سکتے, لیکن اس صورت میں کہ اگر کورٹ کی طرف سے وزیر اعظم کی خدا نخواستہ اگر نااہلی ہوتی ہے یا اس طرح کا کوئی فیصلہ آتا ہے, تو پھر میرا خیال ہے پی ایم ایل این کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرے اور وہ نئے الیکشن کے اندر جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نیا وزیر اعظم کوئی اپنی پارٹی سے بنائے, لیکن یہ کبھی پی ایم ایل این کے اندر کبھی دیکھا نہیں گیا اس طرح کا کوئی پریسیڈنٹ کہ کوئی انہوں نے اپنی جگہ پہ کسی پارٹی ممبر کے اوپر ٹرسٹ کیا. سو میرا خیال ہے کہ 2017 کورٹ کے کسی فیصلے کے تناظر میں اگر پی ایم ایل این کو مشکل ہوتی ہے کورٹ کے اندر, تو یہ الیکشن کا سال ہو سکتا ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو فواد صاحب سے آپ پوچھ کے تصدیق بھی کر سکتی ہیں کہ پی ٹی آئی نے ابھی سال کے پہلے ہی مہینے کے اندر اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں 18 کے الیکشن کے ممکنہ ان کے اعلان کا فیصلہ کیا ہے. تو یہ ایک بڑا یونیک ڈیسیژن ہوگا, یہ پریپریشن بھی ہوگی, تیاری بھی ہوگی, اور اس بات کی بھی تیاری ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے اندر اپنے لوگوں کو مضبوط کر کے کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کے اوپر فوکس کروائے. سو یہ جو 17 ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہو سکتا ہے پولیٹیکل چینجنگز کے اعتبار سے. اور ٹیررزم بھی اور پانی کا مسئلہ, نادیہ میں بالکل اپنی بات مکمل کر کے آپ سے اجازت چاہوں گی, کیونکہ بہت زیادہ جو پانی کا مسئلہ ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ شاید لوڈ شیڈنگ کو لوگ بھول جائیں گے, اور 2017 کے اندر جو ہے وہ پانی کی قلت کی وجہ سے شاید لوگوں کو سڑکوں پہ آنا پڑے. اس معاملے پہ اگر ایمرجنسی میں کچھ کام نہ کیے گئے, ابھی تک کوئی ڈیم نہیں بنائے گئے, ڈیم ایک سال میں بن بھی نہیں سکتے, بہت کم وقت رہ گیا ہے ساری صورتحال میں, 3 مہینے اور جو ہے خشک سالی کی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے. سو کافی حالات پاکستان کے لیے اکنامکلی بھی اور اس طرح سے بھی مشکل ہوں گے. اچھا آسما, مجھے صرف لاسٹ 4 منٹس دیجیے گا, میں بہت ضروری ہے کہ میں آپ سے ذرا کراچی کی سیاست میں بھی آپ کا بھی انالیسس لوں. بریگیڈیئر صاحب 2017 کے الیکشن کی اگر بات ہو رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ 2017 کے الیکشن میں اگر ہو جاتا ہے تو یہ پی ایم ایل این کو بھی ایونچولی سوٹ کرتا ہے, کیونکہ وہ بہت سارے ان کے کلیمز کہ ہم لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, اور پھر وہ ایک سمپیتھی ووٹ کی طرف آ سکتے ہیں کہ جی ہمیں تو اپنی مدت پوری کرنے نہیں دی گئی, کیونکہ ورنہ اگر ہو جاتی تو پھر ہم یہ کرتے. 2017 کا الیکشن کس کس کو سوٹ کرتا ہے؟ آیا پی ٹی آئی کو کرتا ہے, پیپلز پارٹی کو کرتا ہے, پی ایم ایل این کو کرتا ہے؟
देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को इसलिए सूट नहीं करता कि उनके तो अभी पार्टी जो है ग्राउंड उस तरह ऑर्गेनाइज ही नहीं है जो कि एक इलेक्शन के लिए होना चाहिए। और पीटीआई, हाँ, वो तो 2016 एक किस्म का उनका इलेक्शन कैंपेन हुआ, जिस तरह उन्होंने तमाम शहरों में लोगों को जाके रीच आउट किया, वो बेहतर पोजीशन में है। लेकिन पीएमएलएन देखे, एक तो मार्च में सेंसस होना है जिसके बड़ा इम्पैक्ट होगा ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे और ओवरऑल जो इलेक्शन के मामला पे। एक तो ये इसको ध्यान में रखे, और सेंसस के बगैर मेरा ख्याल इलेक्शन जो है वो नहीं होने लगे। दूसरी चीज ये है कि पीएमएलएन के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो उनके प्राइड प्रोजेक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर पंजाब में जो ऑरेंज लाइन वाला प्रोजेक्ट है, इतने अरबों खरबों के प्रोजेक्ट्स हैं और पीएमएलएन के बहुत स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, लोड शेडिंग प्रोजेक्ट्स, एनर्जी सेक्टर में वगैरह वगैरह। वो कभी उन प्रोजेक्ट को हाफ हार्टेड या आधा वो छोड़ के वो नहीं जाने लगे। वो कहेंगे, उनकी पूरी कोशिश होगी कि हम अपने 5 साल पूरे करें। कहने का मेरा मकसद ये है, अगर नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई या कोर्ट के फैसला भी उनके खिलाफ आता है, फिर भी वो कोशिश करेंगे लाइक द पीपल्स पार्टी इन हाउस चेंज लेके आए, ताकि अपने 5 साल वो पूरे करें और ये तमाम उनके वादे जो उनको पूरे करके दिखाएं, क्योंकि उसके बगैर जो है उनका मामला आगे ठीक नहीं चलने लगा। ठीक है, लास्ट मिनट। जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए ब्रिगेडियर साहब। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, 2016 में सिविल मिलिट्री रिलेशन में बहुत टेंशन थी, उसके बड़े वजूहात थे। जनरल राहिल शरीफ और नेशनल सीन को तकरीबन डोमिनेट कर रहे थे, ओवर शेडअप कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलिट्री डिप्लोमेसी इन्वॉल्व थी, नेशनल एक्शन प्लान पे काम नहीं हो रहा था। ये डॉन लीक्स पे पता लग जाएगा जनवरी में, जो पहली कोर कमांडर मीटिंग होती है, क्या उसमें इसका कोई रेफरेंस आता है? लेकिन नहीं आएगा जब तक इसकी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आती। तो डॉन लीक्स अगर इसको अंडर द कारपेट कर दिया गया तो मैं समझता हूँ सिविल मिलिट्री रिलेशन की ये बात अच्छी नहीं होगी। ठीक है फवाद, लास्ट 3 और 4 मिनट्स मुझे सिर्फ सम अप कीजिएगा कराची की पॉलिटिक्स। कराची की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी तब्दीली आई है, खासतौर पे 22 अगस्त के बाद जो एक शेर आया, फाइनली शेर आ गया, और उससे पहले पीएसपी का वहां पे पीएसपी की लॉन्चिंग और ये तमाम चीजें किस तरह से देखते हैं, कितनी बेहतरी हुई आपको लगता है ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो में, या कहीं ना कहीं कुछ लैप्सेस हैं? बड़ी मुस्बत तब्दीली आई कराची की सियासत में। एक तो यह है कि इल्ताफ हुसैन साहब का जो एक पूरा माफिया था, उससे जान छुट गई कराची के लोगों की। जिस तरह से शहर बंद होता था, जिस तरह से क्रिमिनल वहां पे रूल कर रहे थे, एक पूरा कह लें कि जैसे कोलंबिया के ऊपर माफिया या सांप पेलॉ के ऊपर माफिया राज करता था, वैसे कराची के ऊपर था। और बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहिए जनरल बिलाल का, जनरल नवीद मुख्तार का, जिन्होंने इस एक बड़ी जबरदस्त कार्रवाई की और कराची को एक पूरी आजादी दिलाई इस क्रिमिनल गैंग से। अब कराची की सियासत खुल गई है। अब यह है कि जो कराची की जो पॉलिटिक्स है उसकी में वो जीतेगा जो ज्यादा मेहनत करेगा, कराची में वो जीतेगा जो ज्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। ये एक अब ओपन पॉलिटिक्स है। लेकिन आपको 30 दिसंबर के एमक्यूएम पाकिस्तान के जलसे को देखकर क्या लगा, और उससे पहले पीएसपी का, उससे पहले पीटीआई का? जी, मुझे लग रहा है तकसीम है पार्टी जो कराची की सियासत है, और होनी भी चाहिए। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, उसमें एक पार्टी को एथनिक बेसिस के ऊपर स्पेशली जो पार्टी है उसको तो बिल्कुल भी वोट नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि खुल गया है कराची और सब अपना हिस्सा लेंगे। ठीक है, यही कमेंट मैं आपसे लूंगी, जरा इस पर भी आपका एनालिसिस ब्रिगेडियर साहब। आपको लगता है कि एमक्यूएम लंदन से वाकई जान छूट गई है और अब उनका कोई इन्फ्लुएंस या वो नहीं कर पाएंगे, उनका कोई रोल नहीं है इस वक्त कराची की पॉलिटिक्स में? देखिए, पहली बात है कि कोई चीज 100% नहीं होती। हाँ, ये हम मानते हैं कि उनके जो मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफी हद तक स्मैश कर दिया गया है, लेकिन वो प्रोसेस चल रहा है, वेपन्स के जखीरे अभी भी मिल रहे हैं। लेकिन एमक्यूएम लंदन के लोग अभी भी कराची में मौजूद हैं, जो अभी भी अल्ताफ हुसैन को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, और अल्ताफ हुसैन के वो बाहर निकलते भी हैं। जिस पीछे भी एक वो जब मौका आया था यौम शुहदा पे, उनके लोग बाहर निकले थे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो एमक्यूएम लंदन मार्जिनलाइज है। अल्ताफ हुसैन जो है तकरीबन इररिलेवेंट हो चुके हैं, वो के थोड़ा बहुत असर रसूख रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो गुड न्यूज है कराची के लिए वो ये है कि पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल साहब आए हैं, उन्होंने एक नई होप दी है टू द पीपल ऑफ कराची। जहां तक एमक्यूएम पाकिस्तान का ताल्लुक है, वो मुझे अभी बिल्कुल डॉलरम्स में नजर आ रहे हैं, न इधर के न उधर के। पार्टी डिस्टेबलाइज है, उनका जो अब तक डायरेक्शन है वो भी तक क्लियर नहीं हो रहा। और अब आगे आने वाले मैं तो समझता हूं कि अगले इलेक्शन में ये एमक्यूएम पाकिस्तान जो है या एमक्यूएम
असलम अल्ताफ जो पहले डोमिनेट करता था इलेक्शन सीन को, अब वो चीज नहीं होगी अगले इलेक्शन में। ठीक है। 2018 या 2019 ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब। फवाद चौधरी साहब आपका भी शुक्रिया, आसमा शिराजी साहबा का भी यहाँ पर शुक्रिया अदा करूंगी। मुख्तसरन ये कि 2016 जिस बात पे सब मुत्तफिक हैं कि 2016 का इख्तिताम अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ तो हो रहा है, लेकिन फुल ऑफ हैपनिंग एयर था, फुल ऑफ सरप्राइज था। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं 2017 में, और शायद वो अपने लॉजिकल जो एंड होगा उसको भी मीट करेंगी 2017 में। ओवरऑल 2016 एक अच्छा अवेयरनेस का साल था, अकाउंटेबिलिटी की बातें होती रही, रिगिंग के हवाले से बातें होती रही, ट्रांसपेरेंसी की बातें होती रही, टेररिज्म के खात्मे की बातें होती रही, और उसमें हमें बहुत सारी अचीवमेंट भी मिली। अल्लाह करे कि इससे कहीं ज्यादा अचीवमेंट हमें 2017 के साल में मिले। नादिम मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।